Hello everyone, welcome to my YouTube channel VKMGS Center. My name is Varsha Kaul. This video is related to ancient history. हम लोग इस सीरीज में प्राचीन इतिहास के विभिन्न वंशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग टॉपिक वाइज बातें करते चल रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स बात किया है और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह राजवंश का नाम है वाकाटक वंश। आइए हम लोग देखते हैं वाकाटक वंश के जो भी शासक रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं, उनका जो कार्य समय है वो कब से कब तक रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज जो थे 7 वाहनों के अधीन वरार, यानी कि वरार का नाम दूसरा है विदर्भ, वहाँ के स्थानीय शासक थे। तो यह जो वाकाटक वंश है इसकी स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी और यह जो इसकी स्थापना किया उसका नाम था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम जो था वह शासक हुआ वाकाटक वंश का। वह वाकाटक वंश का एक ऐसा अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पुराणों से पता चलता है कि उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था और इसका जो समय था 275 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। जो विभिन्न 2 शाखाओं में विभक्त हुए उनका नाम है, एक प्रधान शाखा हुई तथा दूसरा वासिम यानी वरशगुल्म के नाम से जानी जाती थी। तो एक शाखा प्रधान शाखा तथा दूसरी वासिम शाखा। अब ये जो दोनों शाखाएं थी, इन दोनों शाखाओं ने समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा जो थे वह रुद्रसेन प्रथम थे। इनका जो समय था 335 से लेकर 360 ईस्वी तक। प्रभावती गुप्त संरक्षण काल जो था वह 390 से 410। प्रवरसेन द्वितीय का जो काल था वह 410 से 440 ईस्वी और नरेंद्र सेन का जो काल था वह 440 से 460 ईस्वी तक और पृथ्वी सेन द्वितीय का कार्यकाल 460 से लेकर 480 ईस्वी तक। गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का जो राज्य था गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने इस संबंध को स्थापित किया। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और जो था दामोदर सेन अवयस्क थे तथा दोनों पुत्रों के अवयस्क होने के कारण प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र जो था दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन सेकंड जो था वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वासिम शाखा के हरिडेस के हाथों में चला गया। अब हम लोग देखते हैं कि वासिम शाखा के वाकाटक वंश में कौन कौन हुए। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में जो आधुनिक वासिम में स्थित था, मतलब जो इस समय का अकोला है महाराष्ट्र का और उस समय का वासिम नामक स्थान था जहाँ पे प्रवरसेन ने अपने राज्य को स्थापित किया। वासिम शाखा के प्रमुख जो राजा हुए उनके बारे में हम लोग देखते हैं वो कौन कौन थे। सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय, इसका जो समय था 350 से लेकर 400। उसके बाद प्रवरसेन जो था 400 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी। हरिडेस जो था 475 से लेकर 510 ईस्वी। इन लोगों का जो शासन काल रहा, तो इस तरह से इन लोगों का शासन काल रहा। हरिडेस वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह जो वाकाटक वंश का अंतिम जो है वह ज्ञात शासक था। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक
नरेशों के दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि जो थे कालिदास ने कुछ समय जो प्रवरसेन द्वितीय था उसकी राज्यसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने अपने सेतुबंध का संशोधन किया तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश जो थे ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के शासन जो था में जो सामंत था वह व्याघ्रदेव था और उसने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां जो गुहा विहार है और 19वें गुहा नृत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे। उनकी राजधानी जो थी वह थानेश्वर थी। जो थानेश्वर है हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। वर्तमान में वह थानेसर थाना के नाम से जाने जाता है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या उत्पन्न हुई राजश्री। राजश्री का विवाह जो था वह कनौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। उसने बोधि वृक्ष यानी बोध गया का जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। उसने परम भट्टारक नरेश के उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष जो था वह 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाण भट्ट जो थे वह हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना की। तो बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना की थी। बाण भट्ट के गुरु भरचु थे।
प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे और यह पाठक की जो उपाधि है वर्तमान के तहसीलदार की है और उस समय पाठक कहलाते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का जो प्रधान था उसे ग्रामाध्यक्ष पटलिका कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशविक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत तथा महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा जो थी वह सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का उल्लेख हुआ है। हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद जो थी उसके जो पदाधिकारी थे उनका नाम, उनकी जो पदवी थी उसको देखते हम लोग। भंडी, यह प्रधान सचिव को कहा जाता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति हुआ करता था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान को और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख कहलाता था। तो आज हम लोगों ने 2 राजवंशों के बारे में अध्ययन किया, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश तथा वाकाटक वंश। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वंशों के बारे में देखा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे उन लोगों के बारे में जानेंगे। हमारी आने वाली वीडियो को आप लोग मिस न करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।